हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का नए जफर एकेडमी में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के लास्ट टॉपिक है। क्या है? लास्ट टॉपिक है। पिछले कुछ लेक्चर में हम लोग कुछ पार्ट में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ चुके हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, पहले अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, भौतिक अभिक्रिया क्या है। ये सब हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि हमारे दैनिक जीवन में जो परिवर्तन होता है उसी को हम परिवर्तन होता है, उसी को हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जिसमें नया पदार्थ बनता है उसी को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण पढ़ चुके हैं, इस समीकरण किसे कहते हैं, अभिकारक पढ़ चुके हैं, उत्पाद पढ़ चुके हैं, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ चुके हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार क्या है, तो प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, तो ये जान चुके। उसमें संयोजन अभिक्रिया पढ़ चुके हैं, वियोजन अभिक्रिया पढ़ चुके हैं, विस्थापन अभिक्रिया पढ़ चुके हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़ चुके हैं, उपचयन अभिक्रिया पढ़ चुके हैं, अपचयन अभिक्रिया पढ़ चुके हैं और रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ चुके हैं। आज इस वीडियो में हम लोग उपचयन अभिक्रिया के कुछ प्रभाव पढ़ने वाले हैं, यानी उपचयन यानी ऑक्सीजन की जो वृद्धि होता है उसके कारण क्या क्या हो सकता है, हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या हो सकता है। तो बिना देर के हुए हम लोग वीडियो स्टार्ट करेंगे। अगर आप सच में इस टॉपिक को अच्छे से समझना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि यह हर टॉपिक जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारे दैनिक प्रभाव होता है, लिखे हैं दैनिक जीवन में उपचयन का प्रभाव, यानी इसमें उपचयन मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि, ऑक्सीजन की वृद्धि। तो सबसे पहला प्रभाव है संचारण। क्या है? सबसे पहला प्रभाव क्या है? संचारण। यानी हमारे दैनिक जीवन में सबसे पहला उपचयन जो होता है, मतलब हम लिए हैं टॉपिक संचारण का। किसका लिए हैं? संचारण का। तो सबसे पहले क्या लिखे हैं? जब धातु हवा, पानी या नमी के संपर्क में आकर धीरे धीरे खराब होने लगती है तो इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? संचारण कहते हैं। क्या कहते हैं? संचारण कहते हैं। यानी कोई लोहा है, धातु है, अगर उसको हम वायु में छोड़ दे या पानी या मतलब नमी में छोड़ दे, तो उसके संपर्क में रहे, वो धीरे धीरे क्या होने लगता है? नष्ट होने लगता है, क्योंकि उसके ऊपर एक भूरे कलर की परत जम जाती है। और उसी को हम इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संचारण कहते हैं। क्या कहते हैं? संचारण। दूसरे भाषा में इसको हम बोल सकते हैं जंग लगना। क्या लगना? जंग लगना। तो लोहे में जंग लगना, लोहे पर भूरी परत, मतलब भूरी उसकी परत जो है भूरा कलर की आ जाती है। जैसे चांदी का काला पड़ जाना। चांदी पहने हैं आप लोग? चांदी का धीरे धीरे क्या हो जाती है? उसका काला पड़ने लगता है। तो ये भी किसी कार्य में आता है? संचारण में आता है। तांबे पर हरा परत। तांबे पर क्या होता है? हरा परत। एग्जाम में पूछ सकता है लोहे पर कौन सी कलर की परत जम जाती है, तो भूरे कलर की। चांदी पर कौन सा संचारण पड़ता है, तो काला रंग का। तांबे पर कौन सा? हरा रंग का। तो दोस्तों आप लोग एक क्वेश्चन समझ चुके हैं, मतलब एक टॉपिक समझ चुके हैं कि हमारे दैनिक जीवन में उपचयन का प्रभाव क्या हो सकता है? संचारण। सबसे पहले संचारण, यानी हवा बढ़ेगी, हवा ऑक्सीजन होगा, यानी वायु की वृद्धि होगी, तो संचारण होगा धातु में। क्या? किसमें? धातु में। उसके बाद इसको हम कैसे रोक सकते हैं, यानी संचारण जंग लगने से हम कैसे रोक सकते हैं किसी वस्तु को, तो इसको हम बैंड करके रोक सकते हैं। क्या लिखे हैं? साधारण संचारण की रोकथाम, यानी उसको कैसे रोक सकते हैं, तो सबसे पहला है पेंट करके। क्या है? पेंट करके। देखते नहीं है कि लोग अगर गेट में पेंट क्यों करते हैं? क्योंकि वो नया नया जब लाते हैं तो उसमें पेंट जरूर करता है, क्योंकि उसमें जंग ना लगे। क्या ना लगे? जंग ना लगे, क्योंकि वह वायु के संपर्क में रहेगा, नमी के संपर्क में रहेगा, इसीलिए उससे बचने के लिए उसमें पेंट किया जाता है। ग्रीस लगाकर। क्या लगाकर? ग्रीस लगाकर, यशद लेपन विधि द्वारा। यशद लेपन विधि द्वारा। इसको हम डिटेल्स में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। एनोडीकरण, इसको भी हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। एनोडीकरण क्या है? तेल लगाकर। क्या लगाकर? तेल। अगर आपसे पूछे क्वेश्चन में संचारण के लिए रोकथाम 5 पॉइंट लिखे, 3 पॉइंट लिखे, तो आप लिख सकते हैं पेंट करके, ग्रीस लगाकर, यशलेपन विधि द्वारा, एनोडीकरण विधि द्वारा, तेल लगाकर। अब एक टॉपिक है कि जंग का रासायनिक सूत्र क्या आता है, या जंग का रासायनिक नाम क्या आता है। तो देखिए, जब लोहे को हम वायु के संपर्क में रखते हैं और जल के संपर्क में रखते हैं, ये अभिक्रिया करके Fe2O3 और XH2O बनाता है। तो यही हो गया रासायनिक समीकरण। किसका? जंग का रासायनिक समीकरण हो गया। और अगर पूछ दे कि जंग का रासायनिक सूत्र क्या है, तो ये बता देना Fe2O3 इंटू XH2O। तो आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर आप लोग समझ में आ रहा है आप सबको, तो कमेंट में यस लिख कर जरूर बताएं। और आप नए हो चैनल पर तो जफर एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ आपको ऐसे ही डिटेल्स में वीडियो मिलते रहेंगे और हमारे नोट्स भी आपको मिलते रहेंगे। यहाँ हर चीज़ उपलब्ध होगा धीरे धीरे। अभी तो चैनल स्टार्ट हुए हैं और धीरे धीरे आपको यहाँ हर चीज़ का टॉपिक मिलेगा। अभी हम कुछ दिनों के बाद क्लास 8 क्लास 7 का भी स्टार्ट करने वाले हैं, और जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं हमारे साथ जुड़े रहे। तो चलिए दोस्तों, अगला है विपरीत गंधिता। क्या है? विपरीत गंधिता। ये भी उपचयन के कारण होते हैं। विपरीत गंधिता किसे कहते हैं? जब तेल या वसा लंबे समय तक हवा के संपर्क में रहते हैं तो उनका स्वाद और गंध खराब हो जाता है। इस प्रक्रिया को विपरीत गंधिता कहते हैं। इसको इस तरह भी बोल सकते हैं हम लोग कि जब तेल या वसा लंबे समय तक हवा या उपचयन के संपर्क में रहते हैं तो उनका स्वाद और
गंध खराब हो जाता है, इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। यानी जब तेल से या वसा से बना हुआ पदार्थ किसमें रहता है, हवा के संपर्क में रहता है, तो उसका स्वाद धीरे धीरे क्या होता जाता है, खराब हो जाता है। जैसे अगर चावल को हम बना लिए चावल और उसको छोड़ देते हैं गर्मी के दिन में, उसमें ऑक्सीजन बढ़ जाता है, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, धीरे धीरे खराब हो जाता है, उसमें महक आ जाती है। इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता से बचने के लिए क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या क्या कर सकते हैं? तो वायुरोधी बर्तन में खाना को रख दो, फ्रीज में रख दो, तो विकृत गंधिता से बच सकते हो, उपचन की क्रिया से बच सकते हैं। जैसे एक चीज देखा है, चिप्स का पैकेट जो होता है फुला का रहता है, चिप्स के जो हम खाते हैं उसका पैकेट फुला हुआ का रहता है। तो आप लोग को पता नहीं होगा दोस्तों, हम बताते हैं कि चिप्स के पैकेट जो फुला हुआ रहता है उसमें वायु हटा के, क्योंकि ऑक्सीजन हटा के उसमें एक गैस भरी जाती है, उस गैस का नाम है नाइट्रोजन गैस। क्या है? नाइट्रोजन गैस। अब क्यों भरा जाता है? क्योंकि अगर वायु अगर भर दे तो उपचयन की क्रिया हो जाएगी, तो उपचयन की क्रिया होगा तो वह धीरे धीरे महकना स्टार्ट हो जाएगा। इससे इसलिए उसको वायु हटाकर नाइट्रोजन गैस भर जाती है, ताकि वो ढेर दिन तक टिके। और देखते हैं चिप्स कब का बना हुआ रहता है और हम खाते हैं, क्योंकि और उसका महक भी खराब नहीं होता है। तो चिप्स का पैकेट खुला छोड़ देने पर बदबू आना, पुराना आना, इसका एग्जांपल है पुराना तेल खराब हो जाना, भोजन का स्वाद बदल जाना, ये सब किसका है? उदाहरण विपरीत गंधिता का। अब नोट पॉइंट लिखें, चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो आपको पहले ही बता दिए हैं कि विपरीत गंधिता में चिप्स की थैली को उसमें ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। उसके बाद विपरीत गंधिता से कैसे बचा सकते हैं हम लोग, उपचयन होने से कैसे बचा सकते हैं? सिंपल सा है, फ्रीज में रखना, भोजन को हम फ्रीज में रख सकते हैं। भोजन को फ्रीज में रखने पर उपचयन की क्रिया कम हो जाती है। वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखना, यहाँ वायु ना पहुंच पाए उस बर्तन में भोजन को रखना। चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरना, चिप्स के पैकेट में अगर ऑक्सीजन भर दे तो तुरंत महक जाएगा, उसका गंध एक दिन भी नहीं लगेगा, सड़ जाएगा। तो उपचयन की क्रिया बचने के लिए हम लोग विपरीत गंधिता से ये बचाव करते हैं। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है कि जब लोहे की कील, यहाँ से चैप्टर खत्म हो जाता है, यहाँ से चैप्टर जो है हम लोग का खत्म हो जाता है, चैप्टर खत्म हो जाता है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। और जिस बच्चे ने अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोग को पूरा डिटेल्स में पढ़ना है तो पिछले लेक्चर जाके जरूर देखें और रासायनिक अभिक्रिया को अपनी कॉपी में नोट करें और एग्जाम की तैयारी करें। इस क्वेश्चन में है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? अब लोहा किसको बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या है, ये बच्चे को पता ही नहीं रहता है। तो लोहा का रासायनिक नाम जो है, लोहा का संकेत जो है Fe होता है। क्या होता है? Fe होता है, आयरन जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आयरन बोलते हैं। लोहे का संकेत क्या आता है? Fe। अगर पूछ दे कि इसका परमाणु संख्या कितना आता है? 26। एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बोलता है जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है, यानी एक कॉपर सल्फेट का विलयन है, कोई क्या है? कॉपर सल्फेट का विलयन है। अगर उसमें हम लोहे की कील को डालते हैं तो विलयन का रंग बदल जाता है। विलयन का रंग क्या होता है? बदल जाता है। यानी मान लेते हैं ये लोहा है, क्या है? ये लोहा एक विलयन है, कॉपर सल्फेट का है। किसका है? कॉपर सल्फेट। जब इसको हम इसमें डुबाते हैं तो विलयन जो रहता है, विलयन का रंग बदल जाता है। विलयन का रंग क्यों बदलता है और इसमें कौन सा विक्रिया हो रहा है? तो याद रखना, जब लोहे की कील को हम कॉपर सल्फेट के विलयन में मिलाते हैं तो यहाँ एक अभिक्रिया होगा, उस अभिक्रिया का नाम होगा विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? विस्थापन अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व के यौगिक को उसके यौगिक से हटा देता है। क्या करता है? हटा देता है। यानी इस विलयन से कॉपर को क्या करेगा? विस्थापित कर देगा, कॉपर को विस्थापित कर देगा और आयरन सल्फेट बन जाएगा, यानी FeSO4 बन जाता है। तो यहाँ सबसे पहले कौन सा विक्रिया होता है? जब लोहे की कील को एक कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाते हैं तो सबसे पहला होता है विस्थापन अभिक्रिया। क्या होता है? विस्थापन अभिक्रिया। और विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक तत्व दूसरे यौगिक के तत्व को हटा देता है, विस्थापित कर देता है और वो आयरन सल्फेट बनता है। अब विलयन जो है किसका बन गया? आयरन सल्फेट का। आयरन सल्फेट, इसी के कारण ये जो बना पता विलयन, इसी विलयन के कारण इसका रंग थोड़ा सा बदल जाता है। तो लिखे वही, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर विस्थापन अभिक्रिया होती है। सही बात है। कौन सा अभिक्रिया आता है? विस्थापन अभिक्रिया आता है, क्योंकि लोहा तांबे से अभिक्रियाशील होता है। क्योंकि लोहा जो है तांबे से क्या है? अधिक अभिक्रियाशील है, जो इसको विस्थापित कर देता है। अधिक अभिक्रियाशील भी है, ये भी हम पढ़ा चुके हैं पिछले वीडियो में। तांबे को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं, जिसके कारण विलयन का रंग नीले से हरा हो जाता है तथा लोहे की कील पर तांबे की परत जम जाती है। यानी लोहे की कील पर किसका परत जम जाती है? तांबे की। देखो यहाँ पे
जब लोहे की कील को हम विलयन कॉपर सिल्वर के विलयन में डालते हैं तो यहाँ एक विस्थापन अभिक्रिया होता है। क्या होता है? विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि लोहा तांबे से अधिक अभिक्रियाशील है तो इसको विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट बनता है। तो आयरन सल्फेट बनने यही किसी के कारण विलयन नीला से हरा हो जाता है। क्या हो जाता है? नीला से हरा हो जाता है। और लोहे की कील पर किसका परत जम जाती है? कॉपर का परत जम जाती है। तो ये आपके इम्पोर्टेंट में बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, एकदम VVI है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो दोस्तों आप लोग को कैसा लगा वीडियो? तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए अगले वीडियो का इंतजार करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।